स्वागत है आप सभी का। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल टेक्नो अफेयर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है पूरे एक साल का। तो बिना किसी देर के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा उसी को फोकस करते हुए रिवीजन कराया जा रहा है। पूरे एक साल का करंट अफेयर का रिवीजन। देखिए, ये लास्ट सवाल था जो हम लोग कर रहे थे। इसमें आपको बताना है कि आखिरकार कौन सा कथन असत्य है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। 4 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2024 की कुछ धाराओं को लागू करने की घोषणा की थी। कमेंट में आपको बताना है आखिरकार ये अधिनियम जो 4 जुलाई 2024 की कुछ धाराएं लागू हुई हैं, ये अधिनियम एक्चुअल में पास कब हुआ था। ठीक है, कब आया था अधिनियम, इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप कमेंट में बताइए, अदरवाइज मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, आई थिंक कुछ हाइड हो रहा है तो मैं, चलिए ठीक है, हाइड नहीं हो रहा, हाइड हो रहा होगा तो मैं फिर गायब हो जाऊंगा सामने से। अभी देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। इस अधिनियम को भारतीय टेलीग्राम ग्राफ अधिनियम 1825 को निरस्त करके लाया गया। पहला स्टेटमेंट आपका बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि दूर संचार को अवरुद्ध करने के लिए, मतलब ऐसे कोई भी डिवाइसेज जो टेली कम्युनिकेशन को ब्लॉक करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही ये स्पेक्ट्रस नहीं है, स्पेक्ट्रम है। ये देखिए, हमारी टाइपिस्ट थोड़ा सा नशे में रहती है और इस वजह से जनरली वो दिमाग अपना लगाती नहीं है और उसको मेरी राइटिंग में जो कुछ समझ में आता है वो लिख देती है। तो स्पेक्ट्रम आवंटन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ये स्पेक्ट्रम है, ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी मेड ट्रांसपेरेंट। इस अधिनियम की, मतलब किस अधिनियम की, जो मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं कि दूरसंचार अधिनियम 2024, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2024, इसकी 1 से 62 तक की धाराएं लागू की गई हैं। ये किसकी बात कर रहा है कि 4 जुलाई 2024 को दूरसंचार अधिनियम 2024 की कुछ धाराओं को लागू किया गया है। तो इसमें 1 से 62 तक धाराएं लागू की गई हैं और इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आगे फिलहाल के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग नोट करना शुरू करिए। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करिए, क्योंकि नोट करेंगे तभी आपको समझ में चीजें आएंगी। आइए बात करते हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन एक्ट। टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2024। देखो, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो राष्ट्रपति की, इस एक्ट को अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी अधिनियम को। ये मतलब बेसिकली जो एक्ट आया था, तो ध्यान दीजिएगा, 24 दिसंबर 2024 2024 को मंजूरी मिली थी किसकी, राष्ट्रपति की। तो मतलब उस दिन ये एक्ट बन गया था, 2023 को आया था। लेकिन अभी सवाल क्यों पूछा जा रहा है? अभी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या किया था, जब जून जून की बात करता हूं मैं, जून 2024 तक इसमें से इसकी कुछ धाराएं लागू कर दी गई थी। जैसे धारा 1, 2 और 10 से लेकर 30 तक की धाराएं लागू कर दी गई थी। प्लस 42 और 44 धाराएं, 42 से 44 तक की धाराएं लागू कर दी। इसका कारण अभी मैं बताता हूं, जरूरी नहीं कि आप ये सारी धाराओं को याद रखेंगे। 46, 47 भी लागू कर दी गई थी। 50 से लेके 68 तक की धाराएं इसमें, सॉरी, 50 से लेके 58 तक की धाराएं इसमें लागू कर दी गई थी। 61 और 62 धाराएं लागू कर दी, इतनी लागू कर दी गई थी। लेकिन इसमें स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ज्यादातर जो चीजें थी वो होल्ड थी, जो जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो अभी बात करता हूं अगर मैं कि 4 जुलाई 2024 को, 4 जुलाई 2024, तो इसमें इस अधिनियम की कुछ धाराएं लागू कर दी गई। और उन धाराओं में कौन से है, धारा 6 से 8 तक। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं अभी लागू की गई हैं जो धाराएं, वो धारा है 6 से लेके 8 तक लागू कर दी गई है। और साथ में 48 लागू कर दी गई है और 59वीं धारा लागू कर दी गई है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें जो आपके सवाल पूछा गया है, उस सवाल को ध्यान में रखते हुए बताइए। देखिए, पहले एक्चुअल में हमारे पास दो अधिनियम चलते थे। एक अधिनियम क्या था, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, इसी के तहत अब तक सब चीजें शासित हो रही थी। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हमारा जो आया था, ठीक है, ये एक्चुअल में आया था 1885 में। और साथ ही एक भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम था, मतलब इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट।
ये कब आया था, कोई कमेंट में बताइए। ये आया था आपका 1933। इन दोनों को क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब सारी चीजें जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आपके 2024 से शासित होंगी, अब यही चलेगा। ठीक, तो ये जो धाराएं हैं बेसिकली जो 4 जुलाई को लागू की गई हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये स्पेक्ट्रम आवंटन से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, और बाकी उससे किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है कि हाँ जो इन सभी के बारे में, और जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो भी उसमें जो है अभी देखा जाए तो जो भी काफी जो है मतलब लिबरल हो गई हैं सारी जो है धाराएं, ये जो स्पेक्ट्रम आवंटन है, तो उन सभी के बारे में जो है बताया गया है। साथ ही ऐसे ये भी देखा गया कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो टेलीकम्युनिकेशन को ब्लॉक करती हैं, तो उनको भी क्या किया गया है, उनको जो है इसमें जो है परमिशन लेके ही आप उन डिवाइसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है उन डिवाइसेज को ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है कि उन डिवाइसेज का आप कुछ पर्टिकुलर एरिया में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो देखिए इस अधिनियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1825 को निरस्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को भी निरस्त कर दिया गया है, और साथ ही इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को भी निरस्त कर दिया गया है। अब दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, स्पेक्ट्रम आवंटन को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, ये भी सही बात है। और अधिनियम की धारा 1 से 62 तक सभी लागू नहीं की गई हैं अभी तक, इस वजह से गलत है, इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 से 62 तक लागू की गई हैं, लेकिन अभी भी देखिए 162 से 1 से 62 तक लागू नहीं है, क्योंकि अभी ध्यान से देखिए 1 2 है, इसमें फिर 4 5 6 7 नहीं है, यहाँ 6 8 है, बीच में 4 और 5 गया है, अभी पूरी धाराएं लागू नहीं हुई हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखिए आप कि जलवायु वित्त से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी क्लाइमेट फंड से रिलेटेड, तो क्लाइमेट फंड से रिलेटेड जो आपकी समिति बनाई गई थी उसको किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो हम इस समिति के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे सीखेंगे और इसके बाद में आगे बात करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए आखिरकार कि इस समिति को का उद्देश्य क्या था। देखो क्लाइमेट फंड का नाम आपने सुना है, जो ऐसा एक फंड जो बेसिकली जो हमारे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से निपटने में हमारी सहायता करे, ऐसे देशों की सहायता करे जिन पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जितना प्रभाव पड़ रहा है, या क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो अपने कहीं ना कहीं अपने उत्पादन से अपने जीडीपी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो उनकी सहायता की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समिति थी, ठीक है, कमेटी रिलेटेड टू क्लाइमेट फंड, इसको जो बनाया गया था, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बनाया किसने था, तो ये समिति आपकी बनाई थी, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसने गठन किया था। हिंदी में अगर बोले हम इसको तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बोलेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, इसके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष इसका बनाया गया था जो बेसिकली जैसे एनर्जी एनवायरनमेंट और वाटर काउंसिल है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, उनको बनाया गया था, और वो डायरेक्टर कौन है, ध्रुव पुरकायस्थ, ठीक है, ध्रुव पुरकायस्थ इसके अध्यक्ष थे, और साथ ही ये डायरेक्टर हैं किसके, एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर काउंसिल के। ठीक है, ये ध्रुवपुर का स्थित, ध्यान रखिएगा इनके। अब इन्होंने जो है अपनी जो है जो रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट की अगर बात करें, क्योंकि रिपोर्ट इसकी आ चुकी है, तो 1 जुलाई 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, किसको, IFSCA को ही सबमिट की है। IFSCA के जो अध्यक्ष हैं राजा रमन, ठीक है, उनको जो है सबमिट की है, IFSCA, इसको रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और इसमें साथ में देखो, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो काउंसिल है, इस काउंसिल में कई थे दुनिया के मतलब थिंक टैंक
के लोग जो थे, बाकी जो है क्या कहते हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड को डिसाइड करने वाले, मानक निर्धारण करने वाले, या जो एडवाइजर्स हैं, वो साथ ही मतलब उद्योग जगत के, मतलब जो देखा जाए तो बहुत सारे उद्योग जगत के ऐसे जो है उद्योगपति थे जो एक जाने माने मानी हैसियत रखते हैं, और खासकर क्लाइमेट से संबंधित उनकी कोई भी समझ है, ठीक है, अच्छी समझ रखने वाले, तो उनके बारे में ऐसे विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जलवायु वित्त से संबंधित सारी डिटेल में इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके कौन है, ध्रुव पुरकायस्थ इसके अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। देखिए, एक बार मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको अगर याद होगा कि स्टील स्लैग क्या है, और स्टील स्लैग की सबसे पहली रोड कहां बनाई गई थी, इसके बारे में भी हमने आपसे बात की थी। तो अब आपको बताना है कि आखिरकार इंटरनेशनल स्टील स्लैग रोड कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 29 जून 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्य विषय था अ सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वेल्थ। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखो, इसमें मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, जो इसका आयोजन था वो नई दिल्ली में हुआ है, 29 जून 2024 को हुआ, ये भी सही बात है। और इसका जो थीम है, याद रखिएगा, अ सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वेल्थ, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन देखो, इसका जो सम्मेलन का आयोजन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि इसका जो, और साथ में आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो आयोजन किया गया था, आयोजन पहली चीज भारत सरकार के सहयोग से, ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से तो था ही, प्लस सीएसआईआर, और सीएसआईआर के अलावा अगर मैं बात करूं तो इस्पात मंत्रालय, ठीक है, इस्पात मंत्रालय, इन सभी के सहयोग से इसका जो है आयोजन किया गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले, देखो, पहली चीज आप समझो कि स्टील स्लैग होता क्या है। स्टील स्लैग एक्चुअल में एक सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट है। कैसा? जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील में निकलता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं स्टील का, प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इसके दौरान जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टील स्लैग कहते हैं। ये हमारे लिए, देखिए क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को, हमारे पर्यावरण को हर तरह से प्रदूषित करता रहता है पड़ा रह के, और इस वेस्ट मटेरियल का अगर हम स्टील स्लैग का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, और जो है ये एक जो देखा जाए तो रिसाइकिल भी हो जाएगा, ठीक है, तो रिसाइकिल भी हो जाएगा, वेस्ट रिसाइकिल हो पाएगा। तो ये जो जगह जगह पे डंप होता है स्टील स्लैग, इससे भी फुर्सत मिलेगी हमको। अब स्टील स्लैग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में लगभग में 200, मतलब ये समझ लीजिएगा कि प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूं, 200 से 300 टन स्टील स्लैग निकलता है भारत में प्रतिदिन, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब कितना कितना ज्यादा मतलब स्टील स्लैग निकलता है। आपको याद होगा कि 2022 में मैंने आपको पढ़ाया था कि 2022 में गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो हजीरा है, हजीरा नामक जगह, यहाँ पर पहली जो है स्टील स्लैग रोड बनाई गई थी। इससे संबंधित भी सवाल मान लेते हैं, कभी पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बनाई गई थी, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, 2022 में। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है, इसको मैनेज करने के लिए जो है, और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका रोड बनाया जा सकता है, कुछ और भी चीजें की जा सकती हैं, इन सभी पे पूरा डिस्कशन होता है इस सम्मेलन में। तो अंतरराष्ट्रीय स्टील स्लैग सम्मेलन के बारे में इसमें से दोनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये बताना है आपको, देखिए बढ़िया सवाल आपके सामने है, अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीआरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया सवाल है। निम्न कथनों में से गलत कथन की आपको पहचान करनी है। पहला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र इज द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला प्रदेश, अरे ये बता रहा हूं ना, जो मेरी टाइपिस्ट है ना, इसको किसी दिन जो है क्या कहते हैं, देखो मतलब कोई सेंस नाम की चीज नहीं है कि अगर श्रावस्ती जिला होता है, श्रीवस्ती नहीं होता है। ये जिला लिखा हुआ है और ये श्रावस्ती लिखा हुआ है। इतना तो अगर मान लेते हैं हैंडराइटिंग ना भी समझ में आए, तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि जिला श्रीवस्ती नहीं श्रावस्ती है, ठीक है।
और वो भी स्टेट, वाह, मतलब ये भी उसको नहीं पता है कि ये स्टेट नहीं है, जिला है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी प्राप्त करने वाला जिला बरेली है, ध्यान देना। अब बरेली में सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ये तो एक समझो अब क्या बताएं, मतलब बड़ी अजीब बात है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। अब आपको इसमें से बताना है कि भैया कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की आपको पहचान करनी है, जल्दी बताइए। देखिए दो चीजें हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होती है कहां पर? सोनभद्र में। ठीक है, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सॉरी, वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है सोनभद्र में, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा। और सबसे कम वर्षा, जैसे जब सबसे ज्यादा बता रहे हैं तो कम वाला भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है अलीगढ़ में, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां प्राप्त होती है? सोनभद्र में। और सबसे कम वर्षा आपकी प्राप्त होती है अलीगढ़ में। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि न्यूनतम वर्षा कहां प्राप्त होती है? अलीगढ़ में प्राप्त होती है, और इसमें पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी प्राप्त करने वाला जिला अगर मैं बात करूं, सबसे कम गर्मी प्राप्त करने वाला जिला बरेली है, ये सही बात है। तो भैया सवाल ये उठता है कि ज्यादा कहां है? तो ज्यादा अगर मैं बात करूं तो झांसी और आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होती है, झांसी और आगरा। और ये बात भी सही है कि शीत ऋतु, जो ठंडी का मौसम होता है, उस समय उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर बढ़ता है और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर घटता है। ठीक है, तो इसमें ये इसका सही जवाब होगा बी, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला सोनभद्र है, कम वर्षा प्राप्त करने वाला अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त करने वाले जिले झांसी और आगरा हैं, और सबसे कम गर्मी प्राप्त करने वाला जिला बरेली है। उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर शीत ऋतु में बढ़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, आपको बताना है। देखिए ये नदियां दी हैं, शारदा, रिहंद, टोंस, सोन। आपको इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है। ठीक, तब तक आइए हम कुछ चीजें आपको अच्छी अच्छी बता देते हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी नदियों के नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यही लिख दे रहे हैं। पहली चीज, हिमालय से कुछ नदियां जो निकलती हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, उत्तर प्रदेश की, इनके बारे में ध्यान से लिखिए। देखिए पहला, हिमालय से बात कर रहा हूं, गंडक, राप्ती, ये दो नदियां भी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, गंगा, गंगा भी देखिए हिमालय से ही निकलती है। और गंगा के अलावा हम गंगा से मिलता जुलता कौन सा, रामगंगा, रामगंगा भी हमारी हिमालय से निकलती है। तीसरा आप लिख लीजिए घाघरा, घाघरा भी हिमालय से निकलती है। ठीक है, यमुना भी हिमालय से निकलती है, और साथ में यमुनोत्री से। और अगर मैं बात करता हूं दूसरा, घाघरा, घाघरा भी है, और इसको कहीं कहीं शारदा नदी या सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में एक काली नदी है, उसको भी काली नदी या शारदा नदी, इसको भी हिमालय से निकलती है। तो ये सारी नदियां जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई नदी दिया जाए तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे गलत हो। गंडक, राप्ती, गंगा, रामगंगा, घाघरा, यमुना, काली, शारदा, ये तो हो गया हिमालय से। तो अब इसमें से अगर देखो शारदा, रिहंद, टोन, स्टोन, तो इसमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? नन अदर देन शारदा, शारदा नदी है जो हिमालय से निकलती है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये तो हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि मान लेते हैं कहीं कुछ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता हो जाए। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, कोई बताइए, कमेंट में बताइए भाई आप लोग, कौन सी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कन्हार नदी, रिहंद नदी, ये भी आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। साथ में टोंस, टोंस नदी, चंबल नदी,
सोन नदी, बेतवा, ठीक है, और केन। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इसमें जो बाकी नदियां दी हैं जैसे रिहंद, टोंस और सोन, ये कहां से निकलने वाली हैं? ये प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और कुछ और भी नदियां हैं उत्तर प्रदेश की जो कहां से निकलती हैं? मैदानी इलाकों से निकलती हैं। कहां से? मैदानी इलाकों से। इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके यूपीपीसीएस और आरओ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गोमती, कमेंट में बताइए भाई, गोमती नदी लखनऊ जिसके किनारे स्थित है, वो गोमती नदी कहां से निकलती है? कमेंट में बताइए। गोमती नदी हो गई, वरुणा, पांडो, और साथ में सई नदी जो प्रतापगढ़ के आसपास बहती है, सई नदी, और ईशन। ये सभी हैं जो मैदानी इलाके से बहती हैं। इसमें से कई नदियां हुई इनका आपने नाम नहीं सुना होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? इसके बारे में आपको बताना है। इसमें दिया फर्रुखाबाद, कन्नौज, गाजीपुर, इटावा। तो आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ही बात की जा रही है, ठीक है, तो आप बताइए। देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं, फर्रुखाबाद, आपको जवाब अपने सवाल का मिल गया होगा। नहीं मिला है अभी? अभी मिल जाएगा। कन्नौज, कानपुर, कानपुर है ना, गंगा के किनारे ही है ना, कानपुर के तो कई लोग होंगे भी। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, मिर्जापुर के नाम से तो कुछ याद आ जाता होगा आप लोगों को, और गाजीपुर। ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। तो फर्रुखाबाद भी स्थित है, कन्नौज भी स्थित है, गाजीपुर भी, इटावा नहीं स्थित है। तो डी इसका सही जवाब हो जाए, ठीक है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट, आईडी आईडीएफ के बारे में बात किया गया है। एक क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक के बारे में जो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहली चीज, आईडीएफ का जो आयोजन है वो किया गया है 26 से 28 जून को कोच्चि यानी केरल में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार था, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आईडीएफ सम्मेलन जो है, आईडीएफ कॉन्फ्रेंस, ये किससे संबंधित है? ये डेयरी उद्योग से संबंधित है। यहां से ही पता चल रहा है कि क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन है एशिया पैसिफिक का ये आईडीएफ, ठीक है। तो अब इसके बारे में सही देखो, ये जो थीम है एकदम सही है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्रीज। अब आयोजन कहाँ हुआ है और कब हुआ है इसके बारे में आप बताइए, तब तक मैं आगे बताता हूँ आपको। फटाफट बताइए, जल्दी बताइए भाई। इसके बारे में भी ये कथन भी सही है। इसका आयोजन 26 से 28 जून को कोच्चि यानी केरल में हुआ है। तो दोनों कथन अपने आप में सही है, दोनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ आईडीएफ सम्मेलन के बारे में याद रखना है कि आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ और इसकी थीम क्या थी। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद, जिसको हम आईएसओ कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं या आईएसओ काउंसिल के नाम से। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहली चीज दिया हुआ है कि आईएसओ का जो मुख्यालय, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, वो लीमा में है, पेरू। और दूसरा, इसकी 64th बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब आपको बताना है इस आईएसओ के बारे में, फटाफट बताइए भाई, देखते हैं कौन बताता है। देखिए, अगर मैं आईएसओ की बात करता हूं तो ये बात सही है कि इसकी जो 64वीं बैठक थी वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहां पे? भारत मंडपम में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें इसकी थीम याद रखिएगा, जो थीम है इसकी, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। शुगर एंड बायो एनर्जी इमर्जिंग डिस्चार्ज, शुगर एंड बायो एनर्जी,
अच्छा ये बताइए, शुगर का रोल बताइए बायो एनर्जी में क्या है, बताइए कमेंट में। आजकल तो आप समझ ही रहे होंगे, इमर्जिंग, बताइए। पिस्टाच, ये इसका एक्चुअल में थीम है, थीम भी याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर लंदन में है, लीमा में नहीं है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका? लंदन, लंदन में है, ठीक है, यूके। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका, दूसरा सही है, तो केवल दो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में सत्य कथन आपको पहचान करनी है और बताना है कौन सा सही है। जो मुंबई फेस्टिवल था, तो इस बार ये 18वां महोत्सव था, इसका आयोजन जून 2024 में दिल्ली में हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में आप बताइए भाई, देखते हैं कौन सा सही है। देखिए इसका जो आयोजन हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 15 से 21 जून तक इसका आयोजन किया गया है। और ये बात भी सही है कि ये 18वां महोत्सव था, ठीक है, 18वां महोत्सव था। और इसका जो आयोजन कराया गया है, आयोजन किसने किया है ये भी ध्यान रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। लेकिन ये नई दिल्ली में इसका आयोजन नहीं हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है कोई बताएगा? मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, एक, ठीक। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।